आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। नमस्कार। यदि चर्चित हिंदू नेता खुशबू पांडे जो जेल में है, उनके बेल के लिए क्या हो रहा है, यह सवाल आपके मन में चल रहा होगा। आइए बताते हैं कब मिलेगा बेल और कब आएगी जेल से बाहर। इस पर चर्चा के लिए हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता जी मौजूद हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि खुशबू पांडे की जमानत की अर्जी सीजीएम जम्मू अदालत से खारिज होने के बाद माननीय जिला जज के अदालत में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई पर डायरी मांगी गई है। इस पर सर से हमारा सवाल होगा कि सर आप पहले बताएं कि खुशबू पांडे पर एफआईआर जो हुआ है उस पर क्या आरोप है सर? देखिए, बीते 16 फरवरी 2025 समय लगभग 2 से 4 बजे के बीच की घटना बताई गई है। जी। और जो एफआईआर हुआ है वो झाझा थाना में हुआ है। इसका नंबर शायद 7525 और उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है वो 17 तारीख की 4 बजे संध्या की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उस एफआईआर में जो भी कुछ कथित है उसके 26 घंटा के बाद एफआईआर हुआ है। हम लोग लीगल व्यू से अगर इसको देखते हैं तो इसको हम लोग आफ्टर थाउट कहते हैं, मतलब सोची समझी साजिश के बाद ये एफआईआर हुआ। तो इसका एविडेंसरी वैल्यू जो होता है वो डाउटफुल हो जाता है। सबसे बड़ी कमी ये है। 16 तारीख को बलिया में जो घटना हुई उसमें खुशबू पांडे और उनके कई साथी बुरी तरह से घायल। यहाँ जमुई के भी एक वाइस चेयरमैन हैं, हिंदू स्वाभिमान में भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं, नीतीश कुमार, वो भी उसमें काफी घायल हुए। घायल होने के बाद आज तक वो इलाज रहा है। उसके जबड़े की हड्डी टूट गई है, हाथ की हड्डी टूट गई है, कमर में चोट है और भी कहीं नाजुक जगह पर भी है। तो ये लोग 16 तारीख को एक तरह से पीड़ित थे। 16 को इन लोगों का इलाज भी हुआ और 17 तारीख को इन लोगों पे मुकदमा हुआ। उस मुकदमे में जो धाराएं लगाई गई है वो 196 और 299 को छोड़ के सभी पे लगी है। और ये जो 2 धाराएं हैं ये भी मात्र 3 साल तक की ही सजा का प्रावधान है। तो जब कि कभी भी किसी भी एफआईआर में 7 साल से नीचे की सजा का प्रावधान होता है तो विधि का सुस्थापित नियम है कि प्री ट्रायल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत गिरफ्तारी ना करें। अच्छा, ये धारा क्या कहती है सर? ये धारा इस धारा में क्या खुशबू पांडे को जेल होना कितना उचित है? ये कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। ये धाराएं जो कहती है उसकी जो कंटेंट्स है एफआईआर की, और इस धारा को लागू करने के लिए जो होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स नहीं है। फिर भी धारा लगाना पुलिस का काम है, धारा लगा दिया गया। पुलिस को गिरफ्तारी से पहले 35 दिन की नोटिस देनी चाहिए। अभी जो नया कानून आया उसके तहत, तो पुराने कानून में भी था कि 41 दिन का नोटिस थी, लेकिन पुलिस ने इस सुस्थापित नियम का पालन न करते हुए अचानक देर रात्रि उसको गिरफ्तार कर दिया। तो मेरे व्यू से ये अरेस्टिंग ही इलीगल है। लेकिन इस बात को आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त हम मौजूद रहे और उसी वक्त अगर खुशबू पांडे कुछ गलत कर रही थी या भड़का रही थी, कुछ उसके द्वारा कुछ गलत हो रहा था, तो उस समय क्यों नहीं गिरफ्तारी पुलिस किया? यही तो सवाल है कि अगर वास्तव में खुशबू पांडे के द्वारा किसी प्रकार का उन्माद फैलाया गया होगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर जो उसके इन्फॉर्मेंट बने हैं वो वहां थे, पुलिस बनती, तो आप लोगों ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये 26 घंटा के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का, 30 घंटा के बाद अरेस्टिंग का क्या जरूरत पड़ा? यही तो शक की सुई हो रहा है। अब आप ये देख लीजिए
कि खुशबू पांडे पर पूरे एफआईआर में जी। कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन है ही नहीं। अच्छा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 16 की घटना है जनाब, 16 को ये लोग मंदिर में पाठ कर रहे थे और उधर जो है मस्जिद के पास सरपंच प्रतिनिधि जो है कुछ लोगों को एकत्रित कर रखे थे, तो हम लोगों ने उन लोगों को जाके मना किया, उसको पांडे वगैरह को, हिंदू स्वाभिमान दल, आप लोग इधर से ना जाए। इसके बावजूद ये लोग उधर से आने लगे, उसी रास्ते से, मस्जिद के रास्ते से। यही है भैया। जब मस्जिद के रास्ते से आने लगे तो दूसरा पक्ष जो है इन लोगों को देख के अल्लाहू अकबर का नारा लगा। रिटालिएशन में प्रतिक्रियात्मक रूप से हिंदू स्वाभिमान ने जय श्री राम का नारा लगा। अच्छा। तो अल्लाहू अकबर भी कहना कोई धार्मिक उन्माद को खिलाने के बराबर नहीं, और जय श्री राम कहना भी कोई धार्मिक उन्माद का नहीं। हाँ, अगर एक दूसरे के धर्म को कुछ छीटाकशी की जाती, उनको अपमानित किया जाता, तो वो धारा बनती। तो एफआईआर में जो लिखे गए शब्द हैं, तथ्य हैं, उनसे वो धाराएं बनती नहीं। और आगे कहते हैं कि दूसरा पक्ष काफी उग्र था, हथियार के साथ था। तो सूचक से ये पूछना चाहिए कि जब 16 तारीख को आपने देखा कि हिंदू पक्ष पाठ कर रहा है, दूसरे पक्ष के पास हथियार है, क्यों नहीं वरीय पदाधिकारी को उन्होंने इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं रैपिड एक्शन फोर्स बुलाया? क्यूआरटी क्यों नहीं बुलाई? क्विक रिस्पॉन्स टीम को क्यों नहीं बुलाया? आप लोग मार खाने के लिए छोड़ दिए। और जब वो लोग लोगों के पास जो है घातक हथियार, तो इस तरीका से पुलिस का लेचेस था। लेकिन 26 घंटा के बाद किसी न किसी दबाव या साजिश के तहत इन लोगों पर मुकदमा किया गया है। और इन लोगों की अपनी थ्योरी है, बैलेंस करने के लिए कर दिया है। बैलेंस क्या? अगर हिंदू पक्ष गलत था तो हिंदू पर आपको एफआईआर उसी दिन कर देना चाहिए था। दूसरा पक्ष अगर गलत था तो कर देना चाहिए। ये बैलेंस के सिस्टम में निर्दोष को जेल भेज दीजिएगा। इस केस में तो हम लोग यही देखते हैं। उसके बाद कमियां बहुत है, और उन कमियों को देखने का अधिकार, चूंकि हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ फैक्ट, और उच्च न्यायालय जो है कोर्ट ऑफ लॉ है। जब इस एफआईआर को वहां पर चैलेंज किया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय ऐसे एफआईआर को क्वेश्चन कर देंगे, निरस्त कर देंगे, रद्द कर देंगे। तब किसी को बेल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी ड्राफ्टिंग जारी है, अभी हुआ नहीं है, वहां पर होने वाला है। अब रही बात, एक और विचारणीय बिंदु है कि जब आप कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष के द्वारा मारा गया, तो दूसरे पक्ष का कोई भी व्यक्ति को इसमें नामित नहीं किया। अच्छा, दोनों को कर देते हैं, तब ना समझा जाता है कि आपने कुछ जो है दबाव बनाने के लिए विधि से हट के भी काम किया, लेकिन सामाजिक संतुलन के लिए। तो उधर भी तो अरेस्टिंग जारी है भाई, उधर अरेस्टिंग जारी है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है वो, अरेस्टिंग जारी है, रखिए। और वो जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ अरेस्टिंग जारी है। उस मोहल्ला का कोई भी व्यक्ति, हिंदू पक्ष के जो लोग अभी इसमें मुद्दाले बने हैं, उनके प्रति एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। और भी तो मुसलमान भाई हैं, उनको देना चाहिए था। वो एफआईआर करते कि हमारी धार्मिक उन्माद को फैलाया गया, मतलब अच्छा ये किया गया, हमारी आस्था को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसके समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शरारती है तो सब व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करते। इस यहाँ भी आप देखेंगे, इस घटनाक्रम में भी किसी मुसलमान भाई ने केस नहीं किया। पुलिस ने 26 दिनों के बाद, 26 घंटे के बाद, अच्छा, मतलब उस गांव के कोई भी व्यक्ति अपने जो भी शरारती तत्व के लोग थे उनको बचाने के लिए या कोई निर्दोष हिंदू को फंसाने के लिए कोई मुसलमान ने केस किया। अच्छा, पुलिस ने केस किया। अच्छा, ये तो एक अलग चीज और जानकारी आपके माध्यम से पुलिस के द्वारा केस किया गया है। मैंने वहाँ के
लोग जहाँ बलियाडी है वहाँ के कोई माने चाहे दूसरे धर्म के पक्ष वाले लोग कोई FIR वगैरह कोई दोषारोपण एकदम नहीं। हमें लगता है उन लोगों को भी अफसोस होगा जिन लोगों ने किया है। ये तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो भी किसी के धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाता है वो गलत करता है। और सभ्य व्यक्ति, अगर अभी मेरा भाई मान लीजिए किसी दूसरे धर्म का आलोचना करेगा और मुझे जरा भी विवेक है तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा है, पढ़ के आ रहा है, तुमको कुछ टोक नहीं रहा है, क्यों तुम मारपीट कर रहे हो? जो भी सजग और जिम्मेवार लोग थे उन्होंने कोई। अच्छा, ये सब कार्यक्रम करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? नहीं, हर परिस्थितियों में जरूरी नहीं। क्या कि हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि अगर देखिए हम लोग किसी धर्म की बात नहीं करते, सत्य को उजागर करने के लिए ये बात बोलना पड़ रहा है। हिंदू पक्ष बोलते हैं कि मस्जिद में जाते हैं हर शुक्रवार को, भीड़ होती है तो वहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इधर जान लीजिए भाई साहब जी, जो आपकी धर्मस्थली है जी, ठीक है, उसमें आप सत्यनारायण कथा करवाइए जी, भागवत कथा कराइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए जी, जी। यहाँ आपको कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई बड़ा आयोजन करना चाहते हैं, अच्छा, तो एक अनुमति लेने का प्रावधान है। बड़ा किसको बोलते हैं? बड़ा ये तो बहुत लघु स्तर का। अच्छा, 20 आदमी मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे थोड़ी वो बड़ा हो गया। अच्छा, अच्छा, आप सही बोल रहे हैं कि मुसलमान भाई लोग हर जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, सैकड़ों में रहते हैं, तो कल दिन आप उनको बोलिएगा, उनके साथ क्या आप लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस की इसमें आवश्यकता नहीं। जब पंडाल बनाया, यज्ञ किया, बड़ा बड़ा आह्वान हुआ, उस स्थिति में लाउड स्पीकर का यूज होता है सब। तो मानकों को तय करने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप एक अनुज्ञप्ति ले लीजिए। अनुज्ञप्ति भी फॉर्मेलिटी है, वो SDO को सूचना दी जाती है, SDO साहब को जानकारी में रहता है कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। तो शासनिक स्तर पे मान लीजिए वहां पर आगजनी हो जाए, भगदड़ हो जाए, या वहां पर रास्ता खराब है तो उसको ठीक किया जाए, तो ये अनुज्ञप्ति के पीछे का राज ये होता है कि आपको सुरक्षा दिया जाए, आपको मना नहीं किया जाता है कि आप मत कीजिए। लेकिन ये जो घटना है इसमें अनुज्ञप्ति की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।